क्या लिखा आपने? अच्छा, किरात कुल खस, ठीक है। चलो अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाओ। लास्ट वाली क्लास में आपने पूरा प्रजातियां कर रहे थे, उत्तराखंड राज्य की पूरा प्रजातियां, और पूरा प्रजातियों में सबसे पहली प्रजाति हमारे राज्य में निवास करने वाली पहली जाति या फिर पहली कम्युनिटी, जो भी आप उसको कहो, सबसे पहले जो यहाँ पर शासन कर रहे थे उनको नाम दिया जाता है कोल। तो राज्य पर सबसे पहले शासन किसका हुआ? तो आप कहेंगे कोलों का। कोल लंबे समय तक रहे, कोलों को पराजित किया किरात ने, और किरातों के जाने के बाद बहुत लंबे समय तक उत्तराखंड पर खसों का शासन रहा। तो खसों ने जो उत्तराखंड पर शासन किया है, इनके शासन काल में क्या कुछ हुआ, तो 2-3 पॉइंट आप खसों के ऊपर लिखो, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। खसों का शासन हमारे राज्य पर, किरातों के पश्चात शासन किसका हुआ? तो फिर आपके पास आंसर होगा खसों का। खस सबसे पहले मध्य हिमालय की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में इनको जाना जाता है। मिडिल हिमालय में निवास करने वाली सबसे पावरफुल अगर कोई कम्युनिटी हुई तो उसे कहते हैं खस, ठीक है। सबसे पहले पूरा प्रजातियों में कोल के बाद आए किरात, और किरातों के पश्चात खसों का राज्य पर शासन रहा। किरातों के जाने के बाद खस आए। खसों को हमारे राज्य में मध्य हिमालय की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में जाना जाता है, सबसे पावरफुल सत्ता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने उत्तराखंड पर बहुत लंबे समय तक शासन किया, और इनके बहुत लंबे शासन की वजह से हमारे देश को बहुत लंबे समय तक क्या कहा गया? राज्य को खस देश। उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है? खस देश, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमारे राज्य पर खसों का शासन रहा, इस कारण उत्तराखंड को खस देश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बहुत अधिक समय तक खसों का राज्य पर शासन होने के कारण राज्य को खस देश इस नाम से जाना गया। ये मध्य हिमालय की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में जाने जाते हैं, और खस देश इस पूरे के पूरे इस पर्टिकुलर क्षेत्र को खस देश कहा गया। अब जब खसों ने यहाँ पर राज शासन किया तो उस समय पर क्या हुआ? खसों के शासन के समय पहली बार, मैं पॉइंट लिख रहा हूं, पहली बार राज्य में एक नई सामाजिक व्यवस्था, पहली बार राज्य में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ। कल कहा था ना हमने, सबसे पहले खसों ने क्या किए? रूल्स बनाए, नियम बनाए, और उनके नियमों को बार बार जब लोग अपनाने लगे तो उससे प्रथाएं बनी, और उन्हीं प्रथाओं से सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले खसों को क्यों याद रखा जाता है? क्योंकि खसों के द्वारा सबसे पहले राज्य में एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नया सोशल सिस्टम उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। नई सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। एक पुस्तक है, इसका नाम है खस फैमिली लॉ। पहले आप एक बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हो। खस फैमिली लॉ, कौन है इसके राइटर? इसके राइटर है LD जोशी, लक्ष्मी दत्त जोशी। तो लक्ष्मी दत्त जोशी की एक किताब है, उसका नाम है खस फैमिली लॉ, और इस खस फैमिली लॉ नाम की किताब में जो खस है, उन खसों की कुछ प्रथाओं का उल्लेख किया गया है कि जब खसों ने राज्य पर शासन किया तो उस समय यहाँ पर कौन कौन सी सामाजिक प्रथाओं का जन्म हुआ। खसों ने जिन सामाजिक प्रथाओं को राज्य में प्रारंभ करवाया या शुरू करवाया, उनमें मैंने कल कहा था कौन कौन सी प्रथाएं थी? जेठा, ज्येष्ठ पुत्र को संपत्ति में सबसे ज्यादा अधिकार दिया जाएगा, उसे जेठा कहा गया, ठीक है। टेकुआ, टेकुआ एक और प्रथा थी जो इनके समय पर प्रचलित हुई, जार हत्या कहते थे इसको, टेकुआ। किसी पति को यदि ये शक हो जाए कि उसकी पत्नी का फ्रेंड है कोई, तो अपनी पत्नी के फ्रेंड की हत्या कर सकता है वो, और ये अपराध नहीं था। जार हत्या लीगल थी, खसों के नियम थे। बाद में जब अंग्रेज आए ना तो उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी। तो टेकुआ की प्रथा खसों के द्वारा प्रारंभ की गई। जेठा प्रथा, जेठा मतलब ज्येष्ठ पुत्र जो होगा उसको संपत्ति में ज्यादा अधिकार दिया जाएगा। टेकुआ, जार हत्या, जार की हत्या की जा सकती है, ये प्रथा भी किसके द्वारा शुरू करी गई? खसों के द्वारा प्रारंभ करी गई। झटेला एक प्रथा थी, झटेला प्रथा, ये भी खसों के शासन काल में हमारे राज्य में प्रारंभ होती है। झटेला किस प्रथा को कहते हैं?
तो मान के चलो, देखो ए नाम का व्यक्ति है, ये पति है, बी इसकी पत्नी है, सी इनका बेटा है। ठीक, अब पति की मृत्यु हो जाए, पति की मृत्यु होने पर विधवा पत्नी ने डी से विवाह किया, तो डी क्या हो गया? नया पति। तो जब ये बी नए पति के पास जाएगी तो इस बेटे का क्या होगा? तो सर ये इस बेटे को भी उसने साथ लेकर के जाएगी। तो ये बेटा अब जब उस घर में जाएगा तो क्या उस घर में इस बेटे को नए पति के घर में, इस बेटे को नए पति के घर में संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा? तो खस कहते थे हाँ दिया जाएगा, बस इस बेटे को ही वहां पर जटेला कहते थे। जटेला, तू कौन है? बस जटेला हूं मैं। तो जटेलाओं को नए घर में जाकर के संपत्ति का अधिकार दिया जाता था। ये सब व्यवस्थाएं जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तो उन्होंने ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है वो बंद करवा दी। ठीक है, तो जटेला प्रथा की शुरुआत ये भी खसों के शासन काल में होती है। और घर जमाई की प्रथा इन्होंने शुरू करी। घर जमाई की प्रथा भी राज्य में सबसे पहले खसों के द्वारा ही प्रारंभ की गई। जटेला की प्रथा, घर जमाई की प्रथा। ठीक है, तो मतलब बोलने का यह है कि सबसे पहले खस जो है उनको इसीलिए याद रखा जाता है कि खस जब सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद खस जो है वो हमारे राज्य में सत्ता के आने के बाद एक नई सामाजिक व्यवस्था को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक नया सोशल सिस्टम हमारे राज्य में प्रारंभ करते हैं। तो ये पूरा प्रजातियों के बारे में उल्लेख है कि सबसे पहले जो जातियां हमारे राज्य में निवास करती थी उन पूरा प्रजातियों के बारे में ये कुछ बेसिक बातें, ये आप समझ लो। इन पूरा प्रजातियों के बाद अब हम इतिहास को अगर आगे खींचे यहां से, तो आगे खींचने के बाद हमको ये पता चलता है कि उत्तराखंड में जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अपने राज्य के इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये पता चलता है कि सबसे पहला वाला जो दौर था, स्टार्टिंग वाला जो दौर था, तब तो हमने ये मान लिया कि ये सब कुछ चल रहा था। इसके बाद इतिहास आगे कैसे खींचे, क्योंकि साहित्यिक स्रोत वैसे ही कम है, हिस्ट्री में बहुत कम जानकारियां हैं हमारे पास। यहां से आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ करके ये आपको पता चला कि अच्छा एक बड़ा टेंशन है ना कि सबसे पहले यहां पर कौन निवास करता था? कोल। पर कोल कहां रहते थे ये पता नहीं है। ये नहीं हमको पता कि किस जगह पर रहते थे, या फिर किरातों का शासन कहां रहा वो भी पता नहीं है। खसों के बारे में थोड़ा अंदाजा लगाया जाता है कि वो पश्चिमी गढ़वाल इस क्षेत्र पर निवास करते थे, ये एरिया में खसों का शासन हुआ करता था। लेकिन बाद में देखेंगे तो खसों की सत्ता हमें अल्मोड़ा में भी दिखाई देती है, पर ये पूरा प्रजातियां थी पहले के टाइम पे शासन करने वाली प्रजातियां। अब ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर अगर हम यहां से आगे बढ़े तो यहां से आगे बढ़ने के बाद इतिहास को जानने के लिए हम ब्राह्मण साहित्यों का सहारा लेते हैं, जैसे महाभारत, ऋग्वेद, बौद्ध साहित्य, इन सबको हम थोड़ा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके आधार पर हम कोशिश करते हैं कि हम इतिहास को पढ़ पाए। तो थोड़ा बहुत इधर उधर से जब डाटा इकट्ठा करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जिस समय महाभारत काल था तो महाभारत काल के समय इस क्षेत्र पर छोटी छोटी कई सारी जातियों का निवास स्थान था। बहुत सारी जातियां यहाँ पर निवास कर रही थी। महाभारत में उन जातियों का उल्लेख मिलता है। किरात, किरात के लिए वहां भिल्ल शब्द लिखा होता है। किरात, तंगण, परतंगण, ऐसे कुछ छोटी छोटी जातियों का वहां पर उल्लेख मिलता है। इन छोटी छोटी जातियों के बीच में महाभारत काल में हम देखते हैं कि एक शब्द लिखा हुआ मिलता है और वो शब्द महाभारत से लेकर के और आपका जो कालसी का अभिलेख है, यानी कि जब तक गुप्त काल चलता है तब तक वो शब्द हमें कॉन्टिन्यूअसली दिखाई दे रहा है। चाहे वो महाभारत हो या उसके बाद आने वाला कोई भी काव्य, कोई भी ऐतिहासिक स्रोत, हर स्रोत में एक बात बहुत कॉमन तरीके से लिखी हुई है, कुलिंद 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 एक शब्द है जो बार बार चलता रहा। हर साहित्य में उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास को हम देखें तो बार बार यही कहानी चल रही है, कुलिंद कुलिंद कुलिंद। कभी कभी इसको कुलिंद के स्थान पर पुलिंद लिख देगी कोई किताब, ऐसा लिख देगा। कभी कभी इसी शब्द को विष्णु पुराण जैसी पुस्तकें हैं वहां पर कुलिंदो पश्य लिखा हुआ है। कभी कभी टॉलमी जैसा एक यात्री हमारे देश के अंदर आता है और वो कुलिंद्राइन ऐसा एक वर्ड लिख देता है। तो जब सारे वर्डों को ध्यान से देखा गया तो पाया गया कि ये शब्द अलग अलग ना हो के एक ही है, अलग अलग थोड़ी है, ये शब्द लगभग एक ही है। और हमारे राज्य के इतिहासकारों ने ये मान लिया कि ये कुलिंद शब्द इतनी बार आ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि कुलिंद यहाँ पर शासन करने वाली कोई शक्ति रही होगी। एक अंदाजा लगाया गया कि इतने लंबे समय तक कुलिंद 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 शब्द आ रहा है तो जरूर कुलिंद कोई रहे होंगे। अब आप समझो इस बात को कि ऐतिहासिक सामग्री का अभाव है।
हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्सेस कम है, इसलिए एक स्पष्ट जानकारी के अनुसार या एक क्रमबद्धता के साथ इतिहास को आगे चलाना मुश्किल होगा। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो एक ऐसा डेफिनेट वे में नहीं पढ़ पाएंगे उसको, पर बहुत ज्यादा बार कुलिंद शब्द उल्लेख में आया अलग अलग साहित्यों में, अलग अलग ग्रंथों में, तो ये मान लिया गया कि शायद कुलिंद कोई थे जो यहाँ पर निवास करते थे। और इस आधार पर हम ये मान के चलते हैं कि इस क्षेत्र पर सबसे पहले जिस शक्ति ने शासन किया, इस पूरे रीजन पर सबसे पहले जो शक्ति शासन करती है, उसको हमने नाम दे दिया कुलिंद, या फिर उसी का अपग्रेडेड नाम है कुनिंद। तो हम ये मानते हैं कि सबसे पहले राज करने वाली जो शक्ति थी हमारे राज्य पर, उसको हम क्या कह देते हैं? कुनिंद वंश कह देते हैं। तो आप टॉपिक डालो सबसे पहले कुनिंद वंश। उत्तराखंड पर राज करने वाला पहला वंश माना जाता है कुनिंद वंश को, ठीक है, कुनिंद वंश। कुनिंद वंश का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है हमें नहीं पता, पर हम एक अंदाजा लगाते हैं कि महाभारत काल से और तृतीय शताब्दी तक, 300 एडी तक लगभग महाभारत काल से लेकर और तृतीय शताब्दी तक। तृतीय शताब्दी किसको बोलते हैं? थर्ड सेंचुरी, 300, 310, 305 एडी जो है। तो महाभारत काल से लेकर के और तृतीय शताब्दी तक का जो दौर है, उस टाइम पीरियड में ये माना जाता है कि हमारे राज्य पर किसका शासन था? कुनिंदों का शासन था। सबसे पहले शासन करने वाली शक्ति राज्य पर, उसको कहते हैं कुनिंद वंश, ठीक है। राज्य पर, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली शक्ति, राज्य पर शासन करने वाली प्रथम शक्ति, पहली पावर जिसने उत्तराखंड पर शासन किया, उसका नाम कुनिंद या फिर कुलिंद भी कह देते हैं। कुलिंद लिखा हो, कुनिंद लिखा हो या पुनिंद, कुछ भी लिखा हो, सब एक ही है, ठीक है। कुलिंद, कुनिंद या पुनिंद। ये उत्तराखंड पर राज करने वाला पहला वंश हुआ, ठीक। इस वंश के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? सोर्स क्या है? कुनिंद वंश के बारे में हमें कैसे पता चला? तो कुनिंद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत जो है, उनको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। कुनिंदों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पहले स्रोतों को मैं कह देता हूं साहित्यिक स्रोत, हिस्टोरिकल सोर्सेस। साहित्यिक स्रोत के अंदर क्या आएंगे बताओ? साहित्यिक स्रोत मतलब किताबें, अलग अलग विभिन्न किताबों में इन कुनिंदों का कुछ उल्लेख किया गया है। तो कुनिंदों की जानकारी प्राप्त करने का पहला स्रोत जो है, उसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और दूसरा कि भाई खुदाई से कुछ मिला हो। दूसरे स्थान पर पुरातात्विक स्रोतों को रखा जाता है। एक तरफ साहित्यिक स्रोत, दूसरी तरफ पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। कुछ किताबें हैं और कुछ खुदाई से प्राप्त होने वाली चीजें हैं। इन दोनों के आधार पर हम कुनिंद वंश के बारे में कुछ जानकारियां ग्रहण करते हैं, कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। अब देखो जरा मेरी बात को सुनो कि जब हम कुनिंद वंश के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुनिंद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के हमारे पास दो प्रकार के स्रोत हैं। एक है साहित्यिक, हिस्टोरिकल सोर्सेस, और दूसरा है पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो कुनिंद वंश के बारे में जानकारी देती है? तो सबसे पहली किताब है महाभारत। पहली पुस्तक जिसमें कुनिंदों का उल्लेख किया गया है कौन सी है? महाभारत। तो महाभारत की इस किताब में कुनिंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा विष्णु पुराण दूसरी पुस्तक है, जहां पर कुनिंदों के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक। अर्थशास्त्र, कौन है अर्थशास्त्र का रचनाकार? कौन? विष्णुगुप्त, चाणक्य। और टॉलमी का यात्रा वृतांत। ये कुछ सबसे कॉमन सी किताबें हैं जो हमें कुनिंद वंश के बारे में जानकारी प्रदान करती है। महाभारत, विष्णु पुराण, अर्थशास्त्र और टॉलमी का साहित्य, कुछ कॉमन सी किताबें हैं जो कुनिंदों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। सबसे पहले चलते हैं महाभारत पर। महाभारत में कुनिंदों के लिए एक शब्द यूज किया गया है, द्विज। महाभारत में किरातों के लिए क्या शब्द आता है? किरातों के लिए भिल। तो जैसे महाभारत में भिल जो है वो किरातों से कनेक्टेड है, वैसे ही महाभारत में कुनिंदों के लिए एक शब्द प्रयोग में लाया गया है, और वो शब्द क्या है? द्विज। द्विज नाम का शब्द इनके लिए प्रयोग में लाया गया। महाभारत को पढ़ते समय एक स्टोरी आती है, एक कहानी। ऐसा कहा जाता है कि जो पांडव हैं
वे पांडव, आपको जानते हैं ना कि पांडवों को वनवास हुआ था कितने वर्ष का? पांडव कितने साल के वनवास में गए थे? 12। हाँ, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास में उनको छुप के रहना था। तो ऐसा कहते हैं कि जिस समय पांडव वनवास और अज्ञातवास के दौर में थे, यानी जब वो जंगल में थे, तो महाभारत में एक उल्लेख मिलता है कि पांडव एक स्थान पर पहुंचे। उस स्थान का नाम महाभारत में लिखा है श्रीपुर। पांडव यात्रा करते करते हिमालय के श्रीपुर में पहुंचे। श्रीपुर में वे एक राजा से मुलाकात किए, जिस राजा का नाम लिखा है कुनिंधाधिपति सुबाहु। कुनिंधाधिपति यानी कुनिंधों का अधिपति। तो जब हम महाभारत के इस प्रसंग को पढ़ते हैं तो हमारे राज्य के इतिहासकार ये मानते हैं कि भाई साहब जो श्रीपुर है वो श्रीनगर रहा होगा। ये भाई साहब तुक्का भी हो सकता है। ये जो कहानी है ना, एंशिएंट में ज्यादा दिक्कत यही है, तुक्का भी हो सकता है। तो हम मानते हैं कि श्रीपुर तो श्रीनगर रहा होगा। और कुनिंद 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 शब्द तो आते ही रहता है, और कुनिंदाधिपति मतलब कुनिंदों का राजा रहा होगा कोई सुबाहु, और उसके यहाँ पर जो है पांडव गए होंगे, उसके घर पर पांडव गए होंगे। यानी पहली बात यह है कि पहला उल्लेख हमें इस वंश का कहां पर मिल रहा है? महाभारत में। महाभारत पहली पुस्तक है जिसमें कुनिंद, कुनिंदोपश्य या फिर कुनिंदाधिपति ऐसे शब्द प्रयोग में लाए गए हैं। तो हम ये मानते हैं कि जब महाभारत काल था उस समय हमारे इस क्षेत्र पर कौन शासन कर रहे थे? कुनिंद शासन कर रहे थे। तो पहला स्रोत, पहला साहित्यिक स्रोत महाभारत। प्रश्न आएगा कि महाभारत में कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? आप कह देंगे द्विज शब्द का प्रयोग किया। दूसरी पुस्तक है विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण में हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कुलिंदोपश्य कहा गया है। ये जो विष्णु पुराण नाम की पुस्तक है, इस पुस्तक में हिमालयी क्षेत्र में निवास करने वाली जाति को कुलिंदोपश्य लिखा गया है। तो यहां से भी प्रमाणिकता आ गई कि हाँ, अगर महाभारत में हो सकता है, चलो गलती से लिख दिया, पर यहां तो गलत नहीं होगा, कुलिंदोपश्य। अर्थशास्त्र में भी कुलिंद जनों का उल्लेख किया गया। कुलिंद जन, जब अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई ना, मौर्य काल जब आया, तो मौर्य काल में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कालकूट जो आज का कालसी है, उसके आसपास के क्षेत्र में कुलिंद जनों का निवास है। तो वहां पर भी कुलिंद शब्द हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये जो टॉलमी है, ये टॉलमी भी हिमालयी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को कुलिंदराइन ऐसा एक नाम लिख करके दे देता है। तो टॉलमी का कुलिंद, अर्थशास्त्र का कुलिंद, विष्णु पुराण में कुलिंदोपश्य, महाभारत में उल्लिखित द्विज और कुनिंदाधिपति जैसे शब्दों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाँ, कुनिंद कोई थे। मेरी बात को सुनो, हमें नहीं पता है कैसे थे, हमें नहीं पता है क्या थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, कैसे, कुछ नहीं पता है। बहुत कम चीजें पता है, क्योंकि इन साहित्यिक स्रोतों में कुनिंदों के बारे में जो जानकारियां है वो इनफ नहीं है। पूरी है क्या? बताओ, कथा बताओ, कथा बनाओ, कहानी। क्या कहानी बनाई सर? कुनिंद वंश का संस्थापक कौन था? ये वंश जो है इसका संस्थापक कौन था? बताओ। कुनिंद वंश का बाहुबली, सुबाहु, किसने बोला तुमको? आमोदभूति, किसने बोला? पता ही नहीं है। सच क्या है पता नहीं। कुनिंद वंश का संस्थापक कौन है? हमें नहीं पता है। कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है? अमोदभूति, किताब में लिखा हुआ है। कैसे पता? तुक्का है, तुक्का, तुक्का है भाई। अमोदभूति किसी राजा का नाम था, पक्का थोड़ी है। एक हमारे LD सावरकर इतिहासकार है, वो कहते हैं अमोदभूति तो एक पद था, अमोदभूति किसी का नाम थोड़ी था। तो आप समझो, साहित्यिक स्रोत है कम, हिस्टोरिकल सोर्सेज है कम, कहानी नहीं लिखी गई है। और अगर तुम क्लास में बैठे हो इस उद्देश्य से कि गुरु जी कथा लगाया, गुरु जी कहां से लगाया पता ही नहीं है। इस वंश के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। जब तक साहित्यिक स्रोत नहीं आएंगे हमारे पास स्टोरी नहीं होगी। अभी तो बस हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं। एक दौर आएगा जब आपके पास कथाएं होंगी, ये राजा आया, इसने उसको मारा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, क्योंकि वहां के साहित्यिक स्रोत हैं। और जब हम सबसे पुराने वंश के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास सोर्सेज नहीं है, और जो है वो बहुत कम है। इसके आधार पे क्या कहानी बना देंगे? एक सुबाहु का नाम आ जाने से हम पूरा इतिहास थोड़ी पढ़ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुनिंदों के बारे में हमारे पास सोर्स नहीं है, पर साहित्यिक स्रोत है लिमिटेड, और उनमें बहुत ज्यादा बातें नहीं करी गई है। तो हम यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि यहाँ कुछ मिल जाए पुरातात्विक स्रोतों में। जब पुरातात्विक स्रोतों की बात की जाती है तो कुनिंद वंश के बारे में जानकारी देने वाले जो पुरातात्विक स्रोत है उनको दो हिस्सों में बांट देते, खुदाई से जो मिला। क्या क्या? एक तरफ सर अभिलेख,
अभिलेख जानते हो किसको बोलते हो? अभिलेख। पुराने जमाने के लोगों के पास कॉपी पेन नहीं था, तो उनको कुछ लिखना होता था तो पत्थर पे लिख देते थे, दीवार पर, किसी पहाड़ की दीवार पर लिख दिया, उसी को अभिलेख कहते हैं या शिलालेख कहते हैं। तो कुनिंदों के बारे में जानकारी देने वाले पुरातात्विक स्रोतों में एक तरफ है अभिलेख और दूसरी तरफ है मुद्राएं। तो खुदाई में हमें कुनिंद राजवंश से संबंधित कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं और कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई है जो हमें कुनिंदों के बारे में जानकारी देती है। कुछ ऐसे अभिलेख है और कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जो कुनिंद वंश के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है, देती है उनके बारे में जानकारी। अभिलेखों में देखो, सबसे पहला अभिलेख जो हमें कुनिंद वंश के बारे में जानकारी देता है कौन सा है? कालसी अभिलेख है। पहला अभिलेख जो कुनिंदों के बारे में जानकारी प्रदान करता है उसका नाम है कालसी अभिलेख। उत्तराखंड देहरादून के अंदर कालसी नाम की जगह पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और उस अभिलेख में कुलिंद नाम का शब्द उल्लिखित है। एक तो कालसी में अभिलेख स्थापित है और दूसरा इस अभिलेख में कुनिंदों के इस क्षेत्र पर होने की बात कही गई है। फिर से मैं कह दूं कि कैसे थे, क्या थे, नाम क्या था पता नहीं, पर थे इतना पता चलता है कि हाँ कुनिंद इस क्षेत्र पर शासन करते थे। तो अगर आपके पास परीक्षा में प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख कुनिंद वंश के बारे में जानकारी देता है, तो कौन सा? कालसी अभिलेख के बारे में 2-3 बातें याद रखना। पहला बात कि उत्तराखंड में प्राप्त होने वाला ये सबसे पहला या सबसे प्राचीन अभिलेख है, सबसे पुराना अभिलेख जो हमें उत्तराखंड में मिलता है। आज तक जितने अभिलेख मिले हैं उनमें सबसे पहले भी यही मिला और सबसे पुराना भी यही है। कभी कभी क्या होता है, पहले मिलने वाला सबसे पुराना नहीं हो सकता है एक अभिलेख आपको आज मिला और वो है 1600 ईस्वी का, और एक अभिलेख आपको मिला बाद में, अब वो है 1300 ईस्वी का। तो पुराना कौन है? 1300 वाला। पर यहाँ ऐसा नहीं है, सबसे पुराना अभिलेख और प्राप्त होने वाला सबसे पहला अभिलेख कौन सा है? कालसी अभिलेख। इस अभिलेख को 1860 ईस्वी में फॉरेस्ट नामक एक अधिकारी के द्वारा ढूंढा गया। 1860 ईस्वी के अंदर फॉरेस्ट नामक अधिकारी के द्वारा कालसी अभिलेख को ढूंढा गया। इसकी खोज किसने करी? एक अंग्रेज अधिकारी थे, फॉरेस्ट। उन्होंने इस कालसी अभिलेख को ढूंढ करके निकाला। और ये कालसी अभिलेख है किसका बताओ? अशोक का। अशोक का है, यानी अशोक का कुछ ना कुछ कनेक्शन हमारे राज्य से होगा। आगे निकालेंगे उसको, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा अशोक का हमारे राज्य से। तो कालसी अभिलेख राज्य से प्राप्त होने वाला सबसे पहला या फिर राज्य से प्राप्त होने वाला सबसे पुराना अभिलेख है जो कुनिंदों के इस क्षेत्र पर होने के प्रमाण हमें प्रदान करता है कि हाँ कुनिंद इस क्षेत्र पर शासन करते थे। इस अभिलेख की खोज किसने करी? फॉरेस्ट ने करी। 1860 में फॉरेस्ट के द्वारा यह अभिलेख ढूंढा गया। इस कालसी अभिलेख का स्थानीय नाम चित्रशिला है। चित्रशिला, लोग इसको क्या कहते थे? चित्रशिला, ये इसका स्थानीय नाम। ठीक है, चित्रशिला ये इसका स्थानीय नाम। और ये पहला अभिलेख है। इस अभिलेख में अशोक ने अपनी धम्म नीति को लिखते हुए ये उल्लिखित किया है, ये लिखा है कि उत्तराखंड के अब कहां से मिला है अभिलेख? कालसी। अब बाद में ना जब आपसे पूछेंगे कि कुनिंदों की राजधानी कहां है, तो ये भी हमको नहीं पता है, पर हम ज्यादातर भरोसा इस पे करते हैं कि राजधानी कहां रही होगी? कालसी। क्योंकि अभिलेख कहां से मिल रहा है? कालसी से। तुमने कहा कालसी में अभिलेख है, तो इसका मतलब हो सकता है राजधानी यहीं पर रहती होगी। तो पहला अभिलेख जो कुनिंदों के बारे में जानकारी देता है उस अभिलेख का नाम है कालसी। कालसी अभिलेख के अलावा बरहुत अभिलेख, बरहुत नाम की जगह है मध्य प्रदेश में, और मथुरा अभिलेख, ये 2 और अभिलेख हैं जो राज्य से तो नहीं मिले पर इनमें भी कुनिंदों के होने की बात कही गई है कि कुनिंद इस क्षेत्र पर शासन करते थे। सबसे पहले कालसी अभिलेख 1860 ईस्वी में फॉरेस्ट ने इसको ढूंढ के निकाला। इस अभिलेख का एक नाम चित्रशिला भी है, चित्रशिला। बरहुत अभिलेख मध्य प्रदेश और मथुरा अभिलेख उत्तर प्रदेश, ये 2 और अभिलेख हैं जो कुनिंदों के इस क्षेत्र पर होने के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये दोनों जो नीचे मैंने लिखे हैं, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों अभिलेख जो है ये किसके हैं? ये है पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। तो आपने इतिहास में ये बात जानते हो, मौर्य वंश के बाद भारत में कौन सा वंश स्थापित हुआ था? शुंग वंश। तो यानी शुंग काल के राजाओं ने भी कुनिंदों के इस क्षेत्र पर होने के बारे में जानकारी दी है, जो हमारे पास
शुंग वंश के राजा। फिर रिजल्ट पे पहुंचेंगे इसके बाद, ठीक है, रिजल्ट क्या निकलता है। तो कुनिंदों के बारे में जानकारी देने वाले साहित्यिक स्रोत हैं कम, इनसे कुछ पता चला नहीं, तो हम गए पुरातात्विक स्रोतों पर। पुरातात्विक स्रोतों से बस इतना पता चल गया कि जब मौर्य वंश भारत पर शासन कर रहा होगा, जब अशोक का भारत पर शासन होगा, उस समय यहां पर कौन थे, कुनिंद थे, इतना ही तो पता चला ना। अब वो कैसे थे क्या थे, देखो बहुत ज्यादा जानकारी इनसे भी नहीं मिली। हाँ, दो बातों के लिए हम आश्वस्त हो गए कि जब भारत का राजा अशोक था तब यहां पर कौन रहते थे, कुनिंद नाम के कोई लोग रहते थे। जब भारत में शुंग काल चल रहा था, पुष्यमित्र शुंग और उसके साथ वाले शुंग वंश जब चल रहा था, तो उस समय भी यहां पर किसकी सत्ता थी, इतनी बात बस पता चलती है। तो यहां से भी हम कुनिंदों की सामाजिक व्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, वो क्या समझ रखते थे, उनकी संस्कृति, उनका कला, ये हमको पता नहीं चलता है। तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ और मिले। कहां पहुंचते हैं, मुद्राओं पर। ध्यान रखना, कुनिंदों के बारे में हम जो भी बातें लिखेंगे उन सभी बातों का एक ही आधार है, और वो है कुनिंदों की मुद्राएं, कुनिंदों के सिक्के। यही एकमात्र चीज है जिसके आधार पर हम कुनिंदों का इतिहास पढ़ते हैं। इस राज्य में हमें अलग अलग राजवंशों की सिक्के प्राप्त हुए हैं, मुद्राएं प्राप्त हुई है, परंतु सबसे ज्यादा मुद्राएं या सबसे ज्यादा सिक्के अगर किसी के प्राप्त हुए हैं तो वो कौन है, कुनिंद। हमें उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कुनिंदों की ही मुद्राएं प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा मुद्रा किसकी मिलती है, कुनिंदों की। कुनिंदों के मिले हैं हमको खूब सारे सिक्के, कई प्रकार के सिक्के। अब आप देखो, एंशिएंट में हम पहला वंश पढ़ रहे हैं, और इस वंश को पढ़ने में आपके सामने कितने चैलेंजेस होंगे, क्योंकि इस वंश को पढ़ते समय ना तो कोई साहित्यिक स्रोत है जो खुल के बताए, ना ही किसी अभिलेख में खुल के बात करी गई है। तो सिक्के के आधार पर ही पढ़ना है पूरा का पूरा वंश। तो कुनिंदों के मिले हैं कई सारे सिक्के। अब कुनिंदों के जो सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों को देखने के बाद हमने एक जैसे सिक्कों को एक साइड रखना शुरू किया। जो सिक्के एक जैसे थे उनको एक साइड रखा, जो सिक्के एक जैसे थे उनको एक साइड रखा, और इस आधार पर कुनिंदों की प्राप्त होने वाली मुद्राओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। भाई कुनिंदों के तो सिक्के मिल गए हमको, अलग अलग प्रकार के होते हैं ना सिक्के। 10 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का एक जैसा है नहीं। अब आप ये बताओ, तुम में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा वाला सिक्का देखा हुआ है। सिक्कों के भी तो प्रकार है ना। ऐसा वाला सिक्का कितने रुपए का होता है, ऐसा वाला 2 रुपए का सिक्का, तो ये अलग प्रकार हो गया ना। आजकल का 1 रुपए का सिक्का छोटा सा है, ऐसा अंगूठा बना रखा उसमें, 1 रुपए का सिक्का। और अगर 1951-52 वाला सिक्का हो, अनाज की बाली बनाई रहती है, बड़ा सा रहता है, तो आप देख के आइडिया लगा दोगे ना। अगर मैं आपको 20 सिक्के दूं तो उन 20 सिक्कों को देख के आप आइडिया लगा दोगे कौन पुराना है कौन नया है, कौन सा पहले का है कौन नया है, लग जाएगा ना आइडिया। जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको एक साइड करो, जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको एक साइड करो, बस कहानी खत्म, ठीक है। तो जो मुद्राएं हैं कुनिंदों की इन मुद्राओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुनिंद मुद्राओं के कितने प्रकार हैं। तो कुनिंदों के जो सिक्के हमें मिले हैं उनको हमने 3 अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया है। कुनिंद मुद्राओं के पहले प्रकार को नाम दिया जाता है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। कुनिंदों के जो पहले प्रकार के सिक्के हैं उनको क्या नाम देते हैं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, ठीक है। अल्मोड़ा प्रकार नाम है उसका, अल्मोड़ा कॉइन्स, क्योंकि इस प्रकार के सिक्के अल्मोड़ा से बहुत ज्यादा मिले तो उसका नाम रख दिया अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। कुनिंदों की जो दूसरी मुद्राएं प्राप्त हुई है उसको कहते हैं अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं। अमोदभूति प्रकार की मुद्राएं। कुनिंद वंश के बारे में हमें सबसे ज्यादा जानकारी कहां से मिलती है, मुद्राओं से। अब कुनिंदों की जो मुद्राएं हैं उनको हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया। कुनिंदों की मुद्राओं में पहले प्रकार की मुद्रा को क्या बोलते हैं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। दूसरे प्रकार की मुद्रा को अमोदभूति प्रकार की मुद्रा। और कुनिंद मुद्राओं में तीसरे प्रकार की मुद्रा को कहते हैं छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, दूसरे प्रकार की मुद्रा को बोलते हैं अमोदभूति प्रकार की मुद्रा, और तीसरे प्रकार की मुद्रा को बोलते हैं छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। तो कुनिंद मुद्राओं के कितने प्रकार हैं, तब आपका आंसर होगा कुनिंद मुद्राओं के 3 प्रकार हैं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अमोदभूति प्रकार की मुद्रा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। सिक्के ही हैं सब कुनिंदों के, बांट दिया उनको, कैटेगराइज कर दिया, अलग अलग प्रकार से विभाजित कर दिया, ठीक है। अब इनकी विशेषताएं आप देखो एक बार। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के
दूसरा अमोदभूति प्रकार के सिक्के और तीसरा छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। जब हम अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों को देखते हैं तो कुनिंदों की जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं, ये सिक्के कुनिंदों के अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के हैं वो ताम्र धातु के बने हैं। किस धातु के हैं? तांबा के बने हुए हैं। छत्रेश्वर प्रकार के जो सिक्के हैं वे भी ताम्र धातु के बने हैं, परंतु अमोदभूति प्रकार के जो सिक्के हैं वो ताम्र प्लस रजत। रजत मतलब क्या होता है? चांदी। यानी तांबा के भी है पर साथ ही साथ चांदी के भी है। तो चांदी का सिक्का होना, अगर कोई राजा चांदी का सिक्का छाप रहा है तो उसके चांदी के सिक्का हो जाने से ही हम ये आइडिया लगा देंगे कि भाई साहब ये वंश, मतलब ये राजा थोड़ा पावरफुल है ना। एक राजे का सिक्का, आपको एक राजा का सिक्का मिलता है सोने का छपा हुआ, एक राजा का सिक्का है चांदी का, एक राजा का है तांबा का, एक राजा का है पीतल का। तो आप कौन से राजा को सबसे पावरफुल मानोगे? जिसका सोने का सिक्का है ना। तो यहाँ पर हम ये मानते, जब इनके सिक्कों को देखते हैं तो अमोदभूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो तांबे के साथ साथ किसकी भी है? रजत। रजत मतलब चांदी की भी है। एक बात, अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के हैं वो किस लिपि में है? तो आंसर होता है ब्राह्मी लिपि में। जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं वे किस लिपि में, उन पे जो कुछ लिखा हुआ है वो किस लिपि में लिखा हुआ है? ब्राह्मी। छत्रेश्वर प्रकार के जो सिक्के हैं उनमें भी जो कुछ लिखा हुआ है वो भी किस लिपि में? ब्राह्मी में, ब्राह्मी लिपि में। लेकिन जो अमोदभूति प्रकार का सिक्का है वो सिक्का ब्राह्मी के साथ साथ खरोष्ठी लिपि में भी है। आपको कोई पूछेगा कि कुनिंद मुद्राओं की विशेषताएं बताओ, विशेषताएं, तो एक सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी कि कुनिंदों की मुद्राओं में दो दो लिपियों का प्रयोग किया गया है। यानी कि ये बात हमको क्या प्रमाण करती है कि कुनिंदों की जो मुद्राएं हैं वो कैसी है? द्विलिपीय है। द्विलिपीय मतलब उनमें दो दो लिपियों का प्रयोग किया गया, आगे कुछ और पीछे कुछ और। अगर आप एक नोट लेकर के जाते हो और ये नोट अगर मैं देवनागरी लिपि के अनुसार लिख दूं, एक नोट लेके गए तुम अमेरिका में और इस नोट पे ये लिखा हुआ है ऐसा, ये, तो अमेरिका वाला समझ जाएगा क्या है ये। तो तुमको नहीं आ रहा होगा कती हो 9 रुपए, तो ऐसा क्या लिखा भाई? अब आपने यहां लिखा है 9 रुपए, तो ये लिपि हमको समझ आ जाती है। अब इसी नोट को दूसरी तरफ से हमने पलटा और दूसरी तरफ से मान लो इस पर लिखा हुआ है 9 रुपीस, ऐसा लिखा हुआ है, तो अब अमेरिका वाले को समझ आ जाएगा, है ना। अमेरिका वाले को यहां से समझ आया, पीछे देख, अच्छा, भारत वाले को यहां समझ नहीं आया, यहां देख। तो कुनिंदों ने ये दो लिपियों की जो मुद्राएं छापी है, दो दो लिपियों में जो इनकी मुद्राएं हमें मिलती है, हम आइडिया ये लगाते हैं कि शायद कुनिंद लोग अपने राज्य से बाहर जाकर किसी और राज्य के साथ व्यापार करते होंगे। बाद में हमें स्टेटमेंट लिखना है। इन चीजों के आधार पर कुनिंदों की कोई कहानी नहीं है, हमारे पास इतने हिस्टोरिकल सोर्स नहीं है कि कहानी बन जाए, पर हम कुछ रिजल्ट पर पहुंचते हैं। जैसे मैं आपको ये पॉइंट लिखवाऊंगा बाद में ना कि कुनिंद व्यापार प्रधान जन थे, मतलब उनको व्यापार पसंद था। कृषि और पशुपालन की तुलना में वो व्यापार करते थे। क्यों सर, ऐसा क्यों लिखा है आपने? सर इनके सिक्के बहुत मिले, इनकी मुद्राओं पर दो दो लिपियों का प्रयोग किया गया है। अब दो दो लिपि प्रयोग कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्यों आप दो दो अलग अलग भाषाओं में क्यों लिख रहे हैं? शायद आप किसी ऐसे राज्य से व्यापार करते थे जिस राज्य में खरोष्ठी लिपि चल रही थी, आपके यहाँ ब्राह्मी लिपि चल रही थी। तो इनकी जो मुद्राएं हैं, अमोदभूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं, वो कैसी है? द्विलिपीय है। बाकी में तो एक एक लिपि है, परंतु इसमें दो दो लिपियों का प्रयोग किया गया है। अब आप सुनो, ये सिक्का देखो कौन सा प्रकार का? अल्मोड़ा प्रकार का एक सिक्का मिला, मैं बना देता हूं आपके सामने। देखो अल्मोड़ा प्रकार का ऐसा मिला है सिक्का, और इस पर एक राजा का नाम लिखा हुआ है। कैसे? मगधता, बस ऐसा लिख दिया। राजा का नाम क्या है? मगधत, ऐसा ही राजा का नाम लिख दिया बस। पीछे देखो कुछ नहीं, आगे देखो कुछ नहीं। फिर गए, एक सिक्का हमको मिला, हाँ जी, इस सिक्के पर किसका नाम लिखा हुआ है? तो इन्होंने सीधा लिख दिया शिवपालित। तो आइडिया लगाते हैं हम आज के दिन कि यार ये राजा का नाम होगा, पर सीधा लिखा नहीं, मगधत ऐसा लिख दिया। आपने किसी को लिखना है कार्ड, तो कार्ड लिखते समय प्रिंट वाला ही वहां छाप देता है पहला नाम, आगे लिख देना। पहला नाम क्या लिख देता है? ठीक लगता है ना, मतलब श्री। अब आप किसी को कार्ड दे रहे हो और जिस व्यक्ति को कार्ड दे रहे हो वो कोई सम्मानित व्यक्ति है। आप सोचो कि आप अपनी शादी का कार्ड
मुख्यमंत्री को दे रहे हो, तो कितने लोग हैं तुम में से जो ऐसा लिख देंगे? श्री तो लिखा हुआ है और आगे लिख देंगे पुष्कर धामी। कितने होंगे आप में से? कुछ ही होंगे ना ऐसे। अब आपको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। आपने इसके आगे श्री तो लिखा हुआ था और आपने, कुछ लोगों ने जैसे तुम में से बोल रहे, क्या जोड़ देंगे? श्रीमान। कोई और ज्यादा सम्मान देना चाहे तो ऐसा भी लिख देगा, श्रीमान माननीय पुष्कर धामी मुख्यमंत्री जी, ऐसा लिख देगा ना। हाँ, अरे ऐसा सोचो, ऐसा लिख रखा हो जाए, अजीब लगेगा ना सीधा। एक हमारे साथ पढ़ता था स्कूल में संजू, और संजू का दोस्त था जित्तू, और जित्तू और संजू थे भयंकर दोस्त। तो जो जित्तू था ना, जित्तू के पापा का नाम था राजेंद्र, है ना। तो स्कूल में कभी टीचर प्रश्न पूछ ले, आपका नाम क्या है, पूछते रहते क्लास में टीचर, आपका नाम क्या है? सर जितेंद्र। जो भी रहा होगा आगे बता देता था। फिर उससे पूछ रहे पिताजी का नाम क्या है? राजू। डायरेक्ट बोलता था राजू। जैसे किसी से पूछ लिया ना तो बाकी लोग क्या कहते हैं? श्री अलाना अलाना अलाना, मेरे पिताजी नाम श्री गुल्लू है, इस टाइप से। और वो कह रहा, उसको जब भी पूछते तुम्हारे पापा का नाम क्या है, डायरेक्ट कह रहा था राजू। तो कई बार टीचर डांटते भी थे, ओए ऐसे बोलते पापा का नाम, श्री लगा। तो हमसे कहता था यार फील नहीं आता यार श्री लगाने वाला, क्यों नहीं आता? उसके पिताजी सुबह उठ के, हमारे कॉलोनी में रहता था, सुबह उठा 7 बजे दारू पी के चित, दिन भर जित्तो अपने पिताजी को कंधे में उठा के ला रहा है। कुछ भी हो जाए कॉलोनी में, कुछ भी हो जाए, किसने किया? राजू 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 एक बदनाम नाम हो रखा है। और उसका बेटा, उसका मन नहीं कर रहा उसका नाम में ऐसा श्री लगाने का, है ना, तो डायरेक्ट कह देता था राजू। यहां मैं बात कर रहा हूं किस चीज की? उपाधि। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उपाधि। क्या आप अपने नाम के आगे उपाधि लगाते हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो अपने नाम के आगे उपाधि लगाते हैं? कल को आप आईएएस हो गए तो लिखोगे ना अपने नाम के आगे आईएएस, और जो भी तुम्हारा नाम है लिखोगे ना। क्या झूठी उपाधियां लिखी जा सकती है? आप में से कितने होंगे जिन्होंने झूठी उपाधियां लिखी है? नहीं लिख सकते। हमने लिखा था स्कूल कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कर रहे थे और तब हमको लगा कि हम इंजीनियर बनेंगे, तो हमने अपने नाम के आगे लिख दिया फेसबुक में लिख दिया इंजीनियर गौरव भट्ट, ऐसा लिखा हुआ था मैंने। सबने लिखा था, मैंने भी लिख दिया, सब लिख रहे थे। फिर वो पास आउट हुए, नौकरी नहीं लगी नहीं नौकरी। एक जगह हमको नौकरी मिली आईएसबीटी के पास में, और वहाँ काम ये था, वहाँ पे एक टाटा मोटर्स का शोरूम था, गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ काम होता था। हमने कहा भैया रख लो यार कहीं भी। उन्होंने कहा रख लेंगे, सैलरी देंगे 4,500। हमने कहा ठीक है, करना क्या होगा? उन्होंने कहा जब गाड़ी की सर्विस हो जाती है लास्ट में धुलना है उसको, तो उसको धुलते धुलते ना मैसेज आ रहे हैं, मतलब फेसबुक में। अजीब लग रहा था यार, इंजीनियर हो ये गाड़ी धुल रहा ना, तो हटा दिया। लंबे समय तक आप झूठी उपाधि नहीं लिख पाओगे। तो अगर किसी राजा के नाम के आगे उपाधि लिखी है तो इसका मतलब वह महान होगा। तुम में से कितने हो जिन्होंने लिखा हुआ है? आज घर जाओ और अपने फेसबुक पे ये लिख दो बस, तुम आईएएस और अपना नाम, नीचे से ऐसे कमेंट की बहार होगी ना, लिख दोगे तुम घर जाके, ऐसा लिखना जरा आईएएस। डिलीट करनी पड़ेगी आईडी पूरी। अब पागल है भाई ना, जब नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। तो अगर किसी राजा के नाम के आगे उपाधि लिखी है तो इसका मतलब वो महान जरूर रहा होगा। ऐसे ही तो झूठ में लिख नहीं सकते। अब अल्मोड़ा प्रकार के जितने भी सिक्के मिलते हैं हमको, जितने भी सिक्के हमको मिलते हैं, इन सिक्कों में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ राज्य का नाम लिखा हुआ है। इन सिक्कों में सिर्फ और सिर्फ राजा का नाम लिखा हुआ है, ओनली सिर्फ राजा का नाम लिखा हुआ है। जबकि अमोदभूति प्रकार के जो सिक्के हैं उसमें राज्य का नाम प्लस राजा का नाम प्लस राजा की उपाधि, इनका उल्लेख किया गया है। इसमें भी सिर्फ राजा का नाम लिखा हुआ है। यहां क्या है? राज्य का भी राजा। मैं एक सिक्का बना देता हूं। अमोदभूति को क्यों हम कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कहते हैं? क्योंकि उसके जो सिक्के मिले ना उसमें ऐसा लिखा हुआ है महाराजाधिराज, ऐसा अमोदभूति महाराज। और दूसरी तरफ आप सिक्के के चलोगे, वहां लिखा है कुनिंदोपस्य, ऐसा लिखा। एक तरफ लिखा है कुनिंदोपस्य, एक तरफ लिखा है महाराजाधिराज अमोदभूति महाराज। तो देखो, जब इस अमोदभूति के नाम के आगे ऐसे बड़े बड़े टाइटल मिले ना, यही एकमात्र आधार है जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि कुनिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन रहा होगा? अमोदभूति रहा होगा। तो इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के हमारे पास 3 माध्यम है। सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? सिक्का, मुद्राएं। और कुनिंदों की मुद्राओं को कितने भागों में बांटते हैं? 3। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अमोदभूति और तीसरा छत्रेश्वर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो कि ये जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं, ये सिक्के भारत के राजाओं में किन राजाओं के सिक्कों के जैसे दिखाई देते हैं? जैसे अल्मोड़ा प्रकार का सिक्का है ना, अब हम ये देखेंगे कि ठीक है हमें कुनिंदों की मुद्राएं तो मिली है,
पर अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये सिक्के भारतवर्ष में जो राजवंश थे उन राजवंशों में किसके समान ये सिक्के दिखाई देते हैं। अगर ये सिक्के अशोक के सिक्कों के समान दिखाई दिए तो हम कहेंगे कि इन सिक्कों पर मौर्य वंश के राजाओं का प्रभाव था। अगर ये सिक्के कुषाणों के सिक्कों के समान दिखाई दिए तो हम कहेंगे कि इन सिक्कों पर कुषाणों के सिक्कों का प्रभाव था। इससे होगा क्या, इस पूरी कहानी से होगा क्या, सुनो। एक समय पर एक सभ्यता में एक जैसी ही कला प्रचलित होती है। एक टाइम पीरियड जब होता है ना, एक टाइम, जैसे अभी का एक दौर चल रहा है, इस समय पूरे के पूरे भारतवर्ष में एक जैसी कला, सरल भाषा में कला नहीं समझ, फैशन एक जैसा होता था। इस क्लास में किसी भी बच्चे को देख लो आप, जितने लड़के हैं इस क्लास में उनके बाल वैसे ही होंगे जैसे मेरे हैं। तो देख लो एक बार, ट्राई करके देख लो, सबके हैं। बीच की मांग वाला कोई नहीं है क्योंकि फैशन ही नहीं है। और जब मैं स्कूल में था सब भी ऐसा तेरे नाम वाले थे सब। अभी तुम में कोई लड़का मार्केट में चल जाए दुकान में बाल कटवाने ना, नाई को बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे किनारा काट देता, सीधा निकालता ना मशीन, सर यहाँ से खड़ा करो भैया, ये करो, खत्म। किसी को भी देख लो, मार्केट में जाके देख लो, आपको हर एक बच्चे के लगभग इक्का दुक्का की बात छोड़ दो, सेम है, एक जैसा फैशन। जितने बच्चे इस क्लास में बैठे हैं, मार्केट में जाओगे जीन्स खरीदने तो नीचे से अलग से कराते ना इसको टाइट, क्या बोलते हैं इसको, ऐसा कर दे भाई जी, इसको क्या बोल, हाँ नैरो कर दो, नैरो भाई जी, जरूरी है, वो अलग से पैसा दे देंगे भाई जी, पर लेकिन ऐसा चाहिए। और बताओ तुम्हारे दौर का तो पता नहीं, मुझे याद नहीं, पर मेरे स्कूल के दौर में स्कूल में जाने से पहले पैंट ऐसे नहीं, ऐसे होती थी, ऐसे। देख रहा तुमने अपने पापा लोगों की फोटो देखना तो एक बार, चाचा लोग पापा बेल बॉटम कहते थे उसको, बेल बॉटम। और मैं था 7वीं क्लास में, मैंने कैसे बेल बॉटम बनाया, मैंने कहा जूते से बाहर निकाल इसको। बेल बॉटम मतलब नीचे से ऐसा खुला होता था ना, तो भाई साहब जूते से लसोड़ रही वहां पैंट, तो फैशन था वो। अमिताभ बच्चन की देखना पुरानी पिक्चर है ना, देवानंद, तो उस दौर में वही फैशन चल रहा था पूरी जगह। अब थोड़ी, अब कोई बेल बॉटम बेइज्जती करेंगे लोग ना। और भाई साहब यहाँ ऊपर थाइस से ना टाइट कर इसको, टाइट भाई, तो चल रहा आदमी, एक जैसा फैशन एक दौर में। तो मेरी बात को आप समझो, अगर अल्मोड़ा प्रकार का सिक्का मिला है मगधत नाम के राजा का, मेरी बात सुनो, हम क्या कर रहे हैं, मगधत नाम के राजा का सिक्का मिला। कौन है मगधत? कुनिंद वंश का राजा। उसका सिक्का अगर अशोक के जैसे, उदाहरण के लिए कह रहा हूं मैं, अशोक की तो कोई सिक्के नहीं है, तो अशोक के जैसे अगर उसका कोई सिक्का है तो हम क्या कहेंगे कि मगधत ना मौर्य वंश के समय यहां का राजा था। अब सिक्कों के आधार पर ही पढ़ना है पूरा। अगर हमें शिवपालित, भगदत्त, हरदत्त, कई नाम है इनके, अगर अमोद भूति नाम के राजा का सिक्का बाई चांस, उदाहरण के लिए समझो, गुप्त वंश के राजा के सिक्के के जैसा है, तो हम आइडिया लगाएंगे कि अमोद भूति तब राजा था हमारा जब भारत में क्या चल रहा था, गुप्त वंश। तो भारत से भी तो कनेक्ट करना है इस पूरी कहानी को। तो सबसे पहले प्रकार का जो सिक्का है अल्मोड़ा प्रकार का सिक्का, ये सिक्के हमें किसकी तरह दिखाई देते हैं? जिनकी तरह दिखाई देते हैं उन्हीं का प्रभाव हम मानेंगे इनकी मुद्राओं पर है। तो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों पर दिखाई देता है कौन सा प्रभाव? तो आपका आंसर होगा यूनानी प्रभाव। यानी इनके सिक्के किसके समान है? जैसे यूनानी राजाओं के सिक्के होते थे। तो जिन भी राजाओं का नाम अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में आ जाएगा, हम ये मान के चलेंगे कि वो उस समय यहां पर शासन कर रहे थे जब यूनान की तरफ से भारत पर आक्रमण होना शुरू हुआ। तो अल्मोड़ा प्रकार की सिक्कों पर कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है? यूनानी प्रभाव। अमोद भूति प्रकार की जितनी भी मुद्राएं हैं इन पर इंडो ग्रीक प्रभाव देखने को मिलता है। हिंद यवन, अपनी हिस्ट्री में पढ़े हैं ये नाम, डेमेट्रियस, मिनांडर। जब भारतवर्ष में मौर्य काल खत्म हुआ तो उसके बाद इंडो ग्रीक शासकों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया और अमोद भूति के सिक्के उन्हीं हिंद यवन शासकों की तरह है। तो अमोद भूति हमारे चैप्टर में कहां पर रखेंगे इसको? मौर्य काल के खत्म होने के बाद। जब मौर्य वंश खत्म हो जाएगा उसके बाद हम हिंद यवन शासकों को, मतलब अमोद भूति को उसके बाद लेके आएंगे। तो हम कहेंगे कि अमोद भूति ना मौर्य काल के बाद का राजा है, क्योंकि उसके सिक्कों पर कौन सा प्रभाव है? हिंद यवन। छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों पर कुषाण प्रभाव देखने को मिलता है। कुषाण प्रभाव, इन पर हमें कुषाण प्रभाव, यानी कि ये सिक्के हमें कुषाण राजाओं के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, तो छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों पर कुषाण प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों की एक और बड़ी विशेषता है
छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों पर एक चित्र बना है। अन्य सिक्कों पर भी चित्र है, पर छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों पर एक चित्र बना हुआ है। चित्र बड़ा अजीब सा है। देखो, ऐसा सिक्का है, ऐसा एक चित्र बनाया गया है। बताओ किस चीज का चित्र है, बोलो। ऐसा करके चित्र है, फिर इस चित्र पे ऐसा ऐसा है। आता नहीं मेरे को ढंग से वैसा ना। किस चीज का चित्र है ये? पुराने जमाने का। किस चीज का है बोले? शिव जी। तुमने एक झटके में पहचान लिया कि ये शिव जी का चित्र है, और जबकि तुमने शिव जी को कभी देखा है? तुम में कोई जिसने देखा? कैसे बोले? शिव जी जैसे तो पहचान रखा होगा। तुमको कैसे पता कि सर गले में सांप था? तो तुमको कैसे पता? और जिसने बनाया उसको भी कैसे पता कि शिव जी के गले में सांप था? और सांप था तो ऐसे डाल दिया जो किसी ने। मैं कल ला रहा सांप गले में, मेरे को बोलो शिव जी, ऐसा भी तो नहीं ना। क्या आपने शिव जी को देखा है? नहीं देखा है ना, बस एक कल्पना मात्र है कि ऐसा होगा तो शिव हो जाएगा। तो इन जो ये छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के ना, इसमें किसी एक का चित्र बना हुआ है और उसके गले में ऐसे करके सांप बनाया गया है। तो एलन जो है वो एक बड़ा नाम है। जब हम बात सिक्कों की करते हैं ना, एंशिएंट कॉइन्स ऑफ इंडिया नाम की बुक लिखी, एलन नाम के व्यक्ति ने। उसने कहा कि छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों में जो चित्र बना है वो शिव का है। उसको देखने के बाद उसने विश्लेषण किया, ये चित्र जो है वो शिव का है। तो शिव का चित्र होने की वजह से छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं को एक छोटा सा नाम दिया जाता है। आप एक पॉइंट लिखना, एलन ने छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं को शिव का स्थानक रूप माना है। शिव का स्थानक रूप ये माना है। एलन ने छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं को शिव का स्थानक रूप माना है। शिव का स्थानक रूप माना है। तो ये हमारे पास बेसिक बातें आई, बेसिक जिसको बोलते हैं साधारण ऊपर 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 की बातें। अब इन चीजों के आधार पर हमको अपना वंश शुरू करना है, कुनिंद वंश, कि इनके आधार पर कुछ रिजल्ट हमको निकालने। शुरुआत के जो लेक्चर होंगे उत्तराखंड हिस्ट्री, जब तक एंशिएंट में हम रहते हैं, तो क्योंकि हिस्टोरिकल सोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं रहता है शुरुआती वाला जो हिस्सा है ना, पर इसके आधार पर हम चैप्टर को अपना स्टार्ट करते हैं। कल करते हैं इसको, आज इतना खत्म।